हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में सीखा था रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट हम लोगों ने किया था। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ये हम लोगों ने सीखा था। आज हम लोग सीखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। ये हम लोग का टॉपिक होगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। Factors affecting the rate of reaction। इसके पहले कि हम लोग फैक्टर स्टार्ट करें, एक छोटा सा स्पेशल फैक्ट है केमिकल काइनेटिक्स के बारे में जो मैं डिस्कस करता हूं आपसे पहले, है ना। केमिकल काइनेटिक्स में सबसे पहली चीज ध्यान रखनी है थ्रू आउट इस चैप्टर में कि केमिकल काइनेटिक्स इज एप्लीकेबल फॉर दोज रिएक्शंस व्हिच टेक प्लेस विद मॉडरेट स्पीड, स्लो स्पीड। उसको हम लोग बोलेंगे स्लो, मॉडरेट स्पीड से होने वाले। जो फास्ट है, वेरी फास्ट है या वेरी स्लो है, केमिकल काइनेटिक्स वहां अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो बहुत सिंपल फैक्ट है। जो रिएक्शन फास्ट हैं, वेरी फास्ट हैं, लाइक आयनिक रिएक्शंस, एसिड बेस रिएक्शंस, है ना, जितने भी आपके इस तरह के रिएक्शंस हैं, ये सब एक्सट्रीमली फास्ट होते हैं। इतने फास्ट हैं कि इन सब के होने का जो रेट है वो 10 to power -20 to 10 to power -28, ये आपका देखिए मोल पर लीटर पर सेकंड। इतने टाइम में, इतने छोटे से टाइम पीरियड में आपका रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। तो जाहिर है कि ये इतना छोटा टाइम पीरियड है, इसे हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते। बहुत मुश्किल है इसे जानना, समझना कि जो इतने सेकंड में आपको पूरे हो जाए। मैं टाइम दे रहा हूं 10 to power -2, 20 to 10 power -28 सेकंड। अब इतने छोटे से टाइम पीरियड में आप रेट ऑफ रिएक्शन सही से कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो फास्ट, वेरी फास्ट, ये दोनों छट गए। जो वेरी स्लो है, लाइक रस्टिंग ऑफ मेटल या फिर फर्मेंटेशन ऑफ सुक्रोज इनटू इथेनॉल, ये सब बहुत ही स्लो प्रोसेसेस हैं जिसको होने में टाइम आपको बहुत लगेगा। तो जाहिर है कि जब टाइम आपको हो जाए टेंस टू इनफाइनाइट, वेरी लॉन्ग टाइम, तो जाहिर है कि उस केस में भी हम लोग रेट प्रैक्टिकली नहीं निकाल सकते। तो जो वेरी स्लो रिएक्शंस हैं, फास्ट रिएक्शंस हैं, वेरी फास्ट रिएक्शंस हैं, वो सब केमिकल काइनेटिक्स के दायरे से, इस चैप्टर के दायरे से बाहर हो जाएंगे। बच गए सिर्फ मॉडरेट रिएक्शंस जो स्लो स्पीड से होते हैं। तो जितनी भी मॉलिक्यूलर रिएक्शंस हैं, नॉन आयनिक रिएक्शंस जो आपके ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं, और बहुत से इनऑर्गेनिक भी हैं जो मॉलिक्यूलर रिएक्शंस हैं। जैसे आप लिखते हैं H2 + Br2 to give HBr। अब देखिए ये प्योर मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, इसमें मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हुए हैं, मॉलिक्यूल ही बना है। तो ऐसे रिएक्शंस जो हैं उसके लिए केमिकल काइनेटिक्स एप्लीकेबल है, ठीक है। इसमें कोवेलेंट बॉन्ड आपका डिसोसिएट होता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। आयनिक रिएक्शंस इसमें हम लोग शामिल नहीं करेंगे। अब आते हैं फैक्टर्स पे। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंड करते हैं मेनली 6 फैक्टर्स पे। कौन कौन से 6 फैक्टर्स हैं? तो फर्स्ट आपका है कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सेकेंड आपका है टेम्परेचर। थर्ड इज नेचर ऑफ रिएक्टेंट। फोर्थ इज सरफेस एरिया। फिफ्थ आपका फैक्टर है प्रेजेंस ऑफ
कैटलिस्ट, एंड सिक्स्थ फैक्टर है प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या एक्सपोजर टू रेडिएशन। यहां रेडिएशन में मेनली आपका सनलाइट। ये 6 फैक्टर्स हैं जिसपे रेट ऑफ रिएक्शन आपका डिपेंड करेगा। जाहिर है इन सब में से मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका फर्स्ट है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, फैक्टर फर्स्ट, concentration of reactant। ये समझने के लिए कि रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन पे रेट किस तरह डिपेंड करता है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि केमिकल रिएक्शंस को 2 टाइप में बांट देंगे ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म। और आप मैकेनिज्म का मतलब जानते ही हैं, जो डिटेल स्टडी होती है किसी भी केमिकल रिएक्शन की कि वो किस तरह से होता है, स्टेप्स में होता है, किस स्टेप में क्या क्या होता है। डिटेल स्टडी जो रिएक्शंस की होती है जाहिर है कि वो लैब में होती है, हम लोग बोलते हैं उसको मैकेनिज्म। फिर वहाँ से वो सारा स्टेप्स बनकर निकलता है, तो हम लोग उसको जानते हैं, समझते हैं, फॉलो करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म कि रिएक्शन किस तरह से हो रहा है, रिएक्शंस 2 टाइप्स के होते हैं। एक आपका है एलिमेंट्री रिएक्शन और दूसरा है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री मीन्स ऐसा रिएक्शन जो सिर्फ एक स्टेप में होता हो। एलिमेंट्री रिएक्शन मतलब हो गया जिसमें सिर्फ एक स्टेप इन्वॉल्व हो, ओनली 1 स्टेप। अब सवाल यह है कि आप कैसे पहचानोगे कि ये रिएक्शन एलिमेंट्री है। तो इसके लिए बहुत सिंपल क्लू है। जितने भी रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं जिसका हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में यूज करते हैं, जिन रिएक्शंस को, वो सब रिएक्शंस आपके एलिमेंट्री हैं क्योंकि वो रिवर्सिबल है। तो ऑल रिवर्सिबल रिएक्शंस आर एलिमेंट्री रिएक्शंस। जैसे आप लिखते हो PCl3 प्लस Cl2 टू गिव PCl5, ये देखिए एलिमेंट्री रिएक्शन है। या आप लिखते हो SO2 प्लस O2 टू गिव 2SO3, ये देखिए रिवर्सिबल साइन मैंने दिया है, ये एलिमेंट्री है। तो जो इस तरह के केमिकल रिएक्शंस हैं ये सब आपके हो जाएंगे एलिमेंट्री, एक स्टेप में होने वाले। और हम लोग पढ़े हैं, याद कीजिए केमिकल इक्विलिब्रियम, वहां पर रेट ऑफ रिएक्शन ओबे करता है लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है हम लोग पढ़े हैं क्लास 11 में, मैं आपको रिमाइंड कराता हूं। लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन रेज्ड टू द पावर ऑफ देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, मतलब बैलेंसिंग नंबर, नंबर ऑफ मोल्स, इसे बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, है ना। तो ये क्या आपका हो गया रेट कांस्टेंट। दिस इज rate expression according to law of mass action। ये law of mass action कहता है। और जाहिर है कि ऐसे एक्सप्रेशंस एप्लीकेबल होंगे सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, हम लोगों ने अभी देखा था कि जो आपका एलिमेंट्री रिएक्शन है लाइक SO2 प्लस O2 टू गिव SO3, ध्यान रखना है जब भी लिखोगे आप रेट एक्सप्रेशन तो उसमें सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट को आपको इन्वॉल्व करना है, प्रोडक्ट नहीं। फॉरवर्ड के लिए सिर्फ रिएक्टेंट।
जब बैकवर्ड के लिए जाएंगे तो फिर ये रिएक्टेंट हो जाएगा, है ना। जो फॉरवर्ड के लिए प्रोडक्ट है वो बैकवर्ड के लिए रिएक्टेंट है। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं सिर्फ फॉरवर्ड की। ऑलराइट, तो रेट ऑफ रिएक्शन आप लेंगे, रेट कांस्टेंट के, मोलैरिटी ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टू द पावर 2, देखिए पावर 2 हो गया, एंड इनटू मोलैरिटी ऑफ O2 टू द पावर 1। 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपका रेट एक्सप्रेशन हो गया। इसका मीनिंग क्या हुआ? मीनिंग ये हुआ कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू SO2 molarity to the power 2 and O2 concentration to the power 1। That means अगर आप O2 का concentration डबल करोगे तो रेट डबल होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। O2 concentration हाफ करोगे तो रेट भी क्या होगा, हाफ होगा। लेकिन SO2 में ऐसा नहीं होगा, SO2 कंसंट्रेशन को डबल करोगे तो रेट कितने टाइम्स बढ़ेगा, 4 टाइम्स बढ़ेगा, क्योंकि ये देखो पावर 2 है। SO2 का कंसंट्रेशन अगर 3 टाइम्स बढ़ाओगे, 3 टाइम्स, तो रेट कितना बढ़ जाएगा, 3 स्क्वायर 9 टाइम्स। अगर SO2 कंसंट्रेशन को हाफ करोगे तो ये रेट आपका कितने टाइम्स होगा, हाफ 1/2, है ना, तो उसके स्क्वायर से हो जाएगा, मतलब 1/4 टाइम्स आपका रेट हो जाएगा। तो ये जो ऊपर लिखते हैं हम लोग पावर, सबसे इंपॉर्टेंट वही है। ये हो गया लॉ ऑफ मास एक्शन, जो एप्लीकेबल होगा ओनली फॉर सिंगल स्टेप रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन। अब बात करते हैं ऐसे रिएक्शन की जो एलिमेंट्री नहीं है, मींस कॉम्प्लेक्स, या इसको बोलते हैं मल्टी स्टेप रिएक्शन। बहुत से रिएक्शंस ऐसे हैं जो एक स्टेप में नहीं होते, और इसलिए वो रिवर्स भी नहीं होते, वो मल्टी स्टेप रिएक्शंस होते हैं। उनके स्टेप्स, वो कितने स्टेप्स में होंगे, स्टेप्स में कौन कौन से रिएक्टेंट्स आपके इन्वॉल्व होंगे, उन सारे स्टेप्स का स्पीड क्या होगा, जाहिर है कि स्पीड अलग अलग होगा, किसी स्टेप का स्पीड फास्ट हो सकता है, किसी का स्लो हो सकता है, किसी का वेरी स्लो हो सकता है। ये सारी चीजें बोर्ड की या क्लासरूम की चीज नहीं है, ये लैब की चीज है, मतलब प्रैक्टिकल डाटाज की चीज है। तो इसका टेंशन नहीं लेना है कि मैं किसी रिएक्शन का स्टेप लिखूंगा कि ये 3 स्टेप है या 2 स्टेप है, ये देखो ये स्टेप में फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, तो ये आपको यहां पर वो पॉसिबल नहीं है करना। वो लैब के इंफॉर्मेशन को मैं लिखूंगा, है ना, और आपको याद भी नहीं करना है उसको। जब भी क्वेश्चन रहेगा तो आपको क्वेश्चन में वो सारे स्टेप्स दिए रहेंगे, यहां तक कि कौन फास्ट है, कौन स्लो है, कौन वेरी स्लो है, ये भी लिखा रहेगा, सब कुछ करके रहेगा लिखा हुआ क्वेश्चन में। इसलिए अपने मन से कभी भी ये बोझ नहीं लेना है कि हमें करना पड़ेगा ये, क्योंकि ये रिएक्शंस को स्टेप में अलग अलग तोड़ने का काम, स्टेप में कौन कौन इन्वॉल्व है, उसका स्पीड क्या है, ये सारा इंफॉर्मेशन कहां का है, ये प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन है, लैब का है ना, वो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। बस हमें अभी सीखना है कि हम लोग कैसे तय करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, कैसे आपको डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन पे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे, इन केस ऑफ सच रिएक्शंस, मल्टी स्टेप रिएक्शंस। ठीक है, तो इसके लिए कुछ चीजें मैं आपको दिखाता हूं। देखो मल्टी स्टेप रिएक्शंस, जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं एक मल्टी स्टेप रिएक्शन का, जैसे H2O2 है और ये इस तरह से आपको रिएक्शन होता है, ओवरऑल रिएक्शन है।
ये 2 स्टेप रिएक्शन है, इट इज अ 2 स्टेप रिएक्शन। ठीक है, बहुत ध्यान समझना, ये बहुत ही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इस पूरे चैप्टर का। ये समझ गए, आगे फिर कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। स्टेप जो फर्स्ट आपका है ये है H2O2 टू गिव H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। आप जानते ही हो कि जब कोई भी एटम अकेला होता है तो उसको हम लोग नेसेंट बोलते हैं। ये नेसेंट ऑक्सीजन है, मतलब रिएक्शन के दौरान अभी अभी बना हुआ, नवजात तक बना हुआ, और वो हाईली रिएक्टिव होता है। और ये जो डिसोसिएशन ऑफ H2O2 है इनटू H2O एंड O, ये स्लो स्टेप, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये प्रैक्टिकल डेटा कह रहा है कि ऐसा ही है। H2O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, यहां से आपको मिल जाएगा H2O प्लस O2, क्योंकि इसमें नेसेंट ऑक्सीजन शामिल है, इसीलिए ये स्टेप क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, आप जानते हो कि केमिकल काइनेटिक्स फास्ट, वेरी स्लो पे अप्लाई ही नहीं होता। तो हमें इस स्टेप से कोई मतलब नहीं है। किससे मतलब है, सिर्फ इस स्टेप से मतलब है, क्योंकि यही स्लो है। तो तुम्हारे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में वो स्टेप जो स्लो होगा, मॉडरेट स्पीड से होगा, हम इस स्टेप को बोलते हैं रेट कंट्रोलिंग स्टेप और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। शॉर्ट में इसको बोलेंगे RCS, रेट कंट्रोलिंग स्टेप, और RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ऑलराइट, तो सबसे पहले गिवन क्वेश्चन में हमें क्या ढूंढना पड़ेगा, RCS या RDS, रेट कंट्रोलिंग स्टेप या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, मतलब स्लो स्टेप हमें ढूंढना पड़ेगा। इस पूरे रिएक्शन का रेट सिर्फ और सिर्फ इस स्लो स्टेप पर डिपेंड करेगा। तो अब हमें सिर्फ इससे मतलब है, ठीक है, बिल्कुल। और जब आपने चुन लिया, ढूंढ लिया, पता कर लिया कि रेट कंट्रोलिंग स्टेप कौन है, तो अब आप रेट एक्सप्रेशन कैसे लिखोगे, रेट सिर्फ इसको देखना है, H2O2 और पावर कितना होगा 1। देखो यहां जो पावर 2 है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो ओवरऑल रिएक्शन लिखा हुआ है, नेट रिएक्शन, वो आपको सही इंफॉर्मेशन नहीं देता है अबाउट केमिकल काइनेटिक्स। जब उसके स्टेप्स देखोगे, ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, अपने से नहीं करना है, कर भी नहीं सकते, ये करके दिया रहेगा आपको। उसमें फिर लिखा रहेगा आपको कौन स्लो है कौन फास्ट है। तुम्हारा काम क्या है, सिर्फ पहचानना कि कौन है रेट कंट्रोलिंग स्टेप। पहचान गए, जिसमें स्लो लिखा रहेगा उसको मार्क कर लेंगे, फिर उसका बनाएंगे रेट एक्सप्रेशन, और ये आपको देगा सही इंफॉर्मेशन। तो ये जो हमने बनाया है रेट का एक्सप्रेशन, इसे बोलते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन, ठीक है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन किसके लिए हो गया, एलिमेंट्री के लिए, और रेट लॉ किसके लिए हो गया, कॉम्प्लेक्स के लिए। तो कॉम्प्लेक्स में जो मैंने लिखा है एक्सप्रेशन, ये हो जाएगा रेट लॉ एक्सप्रेशन। ये इस डिफरेंस को हमेशा याद रखना है। एलिमेंट्री रिएक्शन होगा एक स्टेप वाला, तो वो ओबे करेगा लॉ ऑफ मास एक्शन, जो हम लोग क्लास 11 में पढ़े हुए हैं इक्विलिब्रियम में। और जब रिएक्शन आपका हो जाएगा मल्टी स्टेप इस तरह का, तो फिर वो ओबे करेगा रेट लॉ। एक्सप्रेशन दोनों केस में होगा रेट का। फर्स्ट केस में फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन हम लोग बोलेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन एक्सप्रेशन, और इस केस में जब आपका रिएक्शन होगा कॉम्प्लेक्स, तो आप बोलेंगे रेट लॉ एक्सप्रेशन।
दोनों में बेसिक डिफरेंस ही हो गया। ठीक है, बिल्कुल। बाकी जो रेट आप लिखते हैं, लिखने का तरीका तो वही रहेगा, इसी तरह से लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, और फिर आप लिखेंगे रिएक्टेंट। ध्यान रहे, रेट एक्सप्रेशन चाहे वो लॉ ऑफ मास एक्शन का हो फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, चाहे वो आपका हो रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, दोनों केसेस में रेट एक्सप्रेशन में सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट ही शामिल होने चाहिए, रिएक्टेंट के अलावा और कोई नहीं। ये आपका लॉ ही कहता है। रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन का पावर देंगे किसको? जो आपका होता है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रेट कंट्रोलिंग स्टेट, यह आपका रेट लॉ है। बात समझ में आ गई? दोनों केसेस में किस तरह से रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन पे आपका रेट डिपेंड करता है। और इसी से रिलेटेड जब इतना सीख गए तो फिर आप एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म सीख गए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है ना? तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपके सामने है। ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है जिससे आपको क्वेश्चंस होंगे। अगले क्लास में डिटेल से इसको पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं आपको ब्रीफ दे देता हूं आइडिया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में, चाहे वो एलिमेंट्री हो या फिर कॉम्प्लेक्स हो, एलिमेंट्री में आप लिखेंगे कौन सा एक्सप्रेशन? लॉ ऑफ मास एक्शन एक्सप्रेशन। और कॉम्प्लेक्स में किसको लिखेंगे? रेट लॉ एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन लिखने के बाद, एक्सप्रेशन लिख लेने के बाद दोनों में से किसी भी केसेस में जो आपको पावर आता है, ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सभी रिएक्टेंट्स के, उन सब को ऐड कर दो। मतलब इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो गया? m प्लस n। मान लो एक और रिएक्टेंट होता और उसका पावर सपोज L होता, तो कहते हैं इसको प्लस L। किसी भी केमिकल रिएक्शन में, चाहे वो एलिमेंट्री हो या फिर कॉम्प्लेक्स हो, जब आप रेट एक्सप्रेशन लिख लेंगे अपने अपने रूल से, उसके बाद रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन के जो पावर्स होंगे, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स होंगे, उन सब का सम कहलाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑलराइट? तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन समझेंगे इन डिटेल। ठीक है ना? ये हम लोग का अगला टॉपिक कई क्लासेस तक चलेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में। इसी से आपको न्यूमेरिकल्स भी होंगे एग्जाम में, आपको इससे 2 क्वेश्चंस फिक्स्ड हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से। ऑलराइट, थैंक यू।